हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। अब सॉलिड स्टेट की पढ़ाई को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखना है, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसको मैं थोड़ा सा बता दूं। पिछले क्लास में हम लोग वॉइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। नहीं, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। पिछले क्लास में हम लोग वॉइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। आपका जो वॉइड्स था इसमें हम लोग मेनली दो तरह का वॉइड आपको बताए थे। एक चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्ति एक हम आपको बताए थे। नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। जिसको इंग्लिश में आप टेट्राहेड्रल वॉइड या शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यस। ध्यान रखना है टेट्राहेड्रल वॉइड। और एक आपको हम बताए थे इसमें अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति, एक अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में आपको हम बताए थे। इसको इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। ध्यान रखना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये कहा गया था। अब हम लोग देखें अगर तो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो तरह के वॉइड हम लोग पढ़े थे, ठीक है। हम लोग पोजीशन ऑफ वॉइड इन एफसीसी भी पढ़े थे। यानी एफसीसी का मतलब फेस सेंटर, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन कहाँ पर होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन कहाँ पर होता है, ये भी हम पढ़ा दिए थे। नहीं, बस हम रिमाइंड कर रहे हैं। हम लोग बताए थे कि हम लोग इसमें बताए थे आपको कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, टीवीएस टेट्राहेड्रल वॉइड यानी चतुष्फलकीय रिक्ति जो होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, एफसीसी के बॉडी डायगोनल पर उपस्थित रहते हैं। एफसीसी के बॉडी डायगोनल पर उपस्थित रहते हैं, ये ध्यान रखना है। टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी के बॉडी डायगोनल पर उपस्थित रहते हैं, ये हम लोग बताए थे, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पर उपस्थित होते हैं, इसके बारे में हम ये भी बताए थे कि एफसीसी में टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4। एफसीसी में टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4। एक बॉडी डायगोनल पर कितना टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, 2। ये भी हम बता चुके हैं, तो हम बस रिवाइज कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी के बॉडी डायगोनल पर उपस्थित रहते हैं, ध्यान रखना है। एक बॉडी डायगोनल पर, ये सब मैं बता चुका हूं, बस पॉइंट लिख रहा हूं। एक बॉडी डायगोनल पर, एक बॉडी डायगोनल पर दो, एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड उपस्थित रहते हैं। ये हम बता चुके हैं, एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड उपस्थित रहते हैं। ये भी हम बताए थे कि एक एफसीसी में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल होते, एक एफसीसी में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, ये बात भी हम लोग को ध्यान में है। चलो, एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड रहते हैं, नहीं, ठीक है। और एक एफसीसी में 4 बॉडी डायगोनल होता है, तो 4 दूना 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो एक एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। हम लोग ये भी जानते हैं, सब पॉइंट को बस हम सम अप कर रहे हैं, डिटेलिंग सबका कर चुके हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि एक एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या, एक एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4, ठीक है। तो परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 4 है, ठीक है। और 4 परमाणुओं के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है, 8। तो इस पर हम लोग एक कंक्लूजन निकाले थे, हम लोग लिखे थे कि किसी भी यूनिट सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है उस परमाणुओं के संख्या के दोगुना होता है टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या। ये हम लोग को बताया गया था। नहीं, यानी कि हम लोग को बताया गया था नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या बराबर,
हम लोग बताए थे 2 गुना यूनिट सेल में 2 गुना यूनिट सेल में उपस्थित 2 गुना यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ये सब हम आपको बता चुके हैं पहले, ध्यान रखना है, ठीक है। उसी को बस हम सम अप करके एक जगह लिख दिए, ध्यान रखना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या होती है 2 गुना यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। जैसे एफसीसी में 4 परमाणु होते हैं तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 8 होंगे। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या बराबर होती है 2 गुना यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इतना में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में पहले आपको हम ये सब चीजें बता चुके हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट पे थोड़ा सा हम लोग चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में जो पहले बताए थे वो डिटेलिंग आपका हम कर दिए। अब अगला आपका आता है इसमें अष्टफलकीय रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो उसके बारे में पहले बता चुके हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। देखो तो हम लोग यहाँ से अगर देखें तो हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, यानी अष्टफलकीय रिक्ति की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जिसको हम लोग लिख रहे हैं अष्टफलकीय रिक्ति। ध्यान रखना है। तो अष्टफलकीय रिक्ति जो है इसके बारे में भी आपको हम बता चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं। सबसे पहले देखना था, हम इसके बारे में बताए थे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो एफसीसी में कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन हम बताए थे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर पर रहता है, नहीं यानी एफसीसी के बॉडी के सेंटर पर रहता है। पहला बात, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ रहते हैं? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एफसीसी में बॉडी के सेंटर पर, बॉडी के सेंटर पर उपस्थित रहते हैं तथा प्रत्येक किनारों के केंद्र पर, प्रत्येक किनारों के केंद्र पर उपस्थित रहते। ये बताया गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एफसीसी में बॉडी के सेंटर पर तथा प्रत्येक किनारों के केंद्र पर उपस्थित रहते हैं। ध्यान रखना है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, बस उसी को हम लोग सम अप कर रहे हैं, एक जगह लिख रहे हैं। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी के बॉडी सेंटर पर रहता है, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ रहता है? तो बॉडी के सेंटर पर। चलो, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ रहता है? तो ये रहता है एज सेंटर पर, यानी किनारों के केंद्र। एज का हिंदी क्या होता है? किनारों। एज सेंटर पे होता है। चलो, बॉडी का सेंटर, किसी भी यूनिट सेल का बॉडी का सेंटर कितना होता है? 1। नहीं, बॉडी सेंटर की संख्या होती है 1। चलो, एज सेंटर, किसी भी यूनिट सेल में जो एज होता है किनारे, वो किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। हम लोग जानते हैं पहले से। तो एज सेंटर की संख्या कितनी होती है? 12। किसी भी यूनिट सेल में हम लोग बॉडी सेंटर की संख्या 1 होती है और एज सेंटर की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, पहले जानते हैं। अब बॉडी सेंटर की संख्या 1 होती है, किसी भी यूनिट सेल में बॉडी सेंटर की संख्या कितनी होती है? 1। अब बॉडी सेंटर पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा वो किसी और यूनिट सेल के द्वारा साझा नहीं किया जाएगा, वो किसी और यूनिट सेल के द्वारा साझा नहीं किया जाएगा।
तो बॉडी सेंटर पर अगर हम लोगों का बॉडी सेंटर अगर एक होता है तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कंप्लीट एक होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंप्लीट कितना होगा? एक होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एज की। तो एज सेंटर की संख्या कितनी होती है? 12। अब हमको पता है कि अगर एक एज पर, ध्यान सुनना है, अगर एक एज पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, एक एज पर एक एज पर अगर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 यूनिट सेल में शेयर होता है। तो एक यूनिट सेल में 1/4 हिस्सा ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पाया जाता है। तो एक एज पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 1/4 हिस्सा ही प्रेजेंट रहता है। तो टोटल एज कितने हैं? 12। नहीं तो हम यहाँ पर देखें अगर तो लिखें 12 एज हैं, लेकिन एक एज पर 1/4 हिस्सा ही रहता है। नहीं तो 12 गुना 1/4, यहाँ से हम इसको काटे थे तो हम लोग को आ जाएगा 3, यानी आपको टोटल आ जाएंगे 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितने आ जाएंगे? 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर एक एफसीसी में टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात हो तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको कहाँ आ गया? बॉडी सेंटर पर। और एज सेंटर पर कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएंगे? 3। तो इस तरह से आप निकाले हैं, जो कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी बराबर कितना होगा? तो 3 और 1 4। तो ये हम लोग को टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी का संख्या कितना आ जाएगा? 4 हम लोग को आ जाएगा। तो पहला तो काम ये हमारा हो गया कि टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग जानते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज करा रहे हैं। चलो दूसरा हम लोग को ध्यान रखना है, हम लोग अभी देखे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी कितने होते हैं? 4 होते हैं। नहीं तो एटम्स की संख्या जो है वो 4 होती है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हम एफसीसी में निकाल दिए, कितना? 4। इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, आगे पीछे हम लोग पढ़ाए थे क्या भाई, कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कोई पूछता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन ए यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या बताओ, तो देख लो परमाणुओं की संख्या 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी 4, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी यूनिट सेल में कोई पूछता है तो वो बराबर होगा उस यूनिट सेल में उपस्थित, उस यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के, यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के। ठीक है, ये हम लोग को बताया गया था, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात हम लोग को ध्यान रखना है, जनरली हम यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड लें चाहे ऑक्टाहेड्रल वॉइड लें, यहाँ जो परमाणु लेते हैं एक्चुअली ये परमाणु कौन सा होता है? आयनिक ठोस की बात करें तो ये परमाणु जो है वो जनरली बड़ा वाला परमाणु होता है। हम पहले ही बता चुके हैं, फिर से यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ पर जो भी परमाणु लिखा जाता है वो परमाणु बराबर होता है बड़े परमाणु को, ये दर्शाता है, ये बड़े परमाणु को दर्शाता है। हम लोग को ध्यान रखना है, बड़े परमाणु सामान्यतः किसको मानते हैं? जनरल केस में रिनायन, जनरल केस में, सभी केस में नहीं। तो बड़े परमाणु जनरली रिनायन होते हैं नहीं, और जो बड़े परमाणु होते हैं वही संरचना का निर्माण करते हैं, बड़े परमाणु ही संरचना का निर्माण, संरचना का निर्माण करते हैं, बड़े परमाणु ही संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा, इतना में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आप देख सकते हैं, ये सब चीजें हम पहले आपको बता चुके हैं। अब इसी पे आधारित हम लोग कुछ आगे पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहले मैंने पीछे का रिवीजन करा दिया, तो हम लोग आगे पॉइंट अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, देखा जाए। अगला पॉइंट हम लोग को लिखा है यहाँ पे आयनिक ठोस, जिसको आप आयनिक सॉलिड कह रहे हैं, आयनिक ठोस यानी कि आयनिक सॉलिड। अब हम लोग क्या है कि यहाँ पर 2 तरह के आयनिक सॉलिड के बारे में बता रहा है। ठीक है, 2 तरह के आयनिक सॉलिड, एक AB टाइप, ध्यान रखना है, और एक टाइप यहाँ पर बात करता है हम लोग को AB2 टाइप।
या इसी में एक आता है आपका A2B टाइप। ध्यान रखना है। तो हम लोगों का आयनिक ठोस जो है वो दो तरह का आता है, एक AB टाइप आता है और एक आपका AB2 टाइप या A2B टाइप आता है। ठीक है, देखो तो AB टाइप हम लोग को लिखा हुआ है, नहीं तो AB टाइप, तो अगर हम यहाँ पर रेशियो निकालें, A और B का रेशियो अगर निकालें तो A और B का रेशियो कितना आएगा 1:1, क्योंकि एक A के लिए एक B है। ध्यान रखना है। अगर AB2 टाइप लिखा हुआ है, अगर इसमें हम लोग रेशियो निकालते हैं A और B का, तो क्या दिखाई दे रहा है, A एक है और उसके लिए B कितना है 2, तो रेशियो है यहाँ पर 1:2। यहाँ पर आ जाए हम लोग A2B टाइप में आ जाएं, तो इसमें अगर रेशियो हम लोग निकालते हैं तो इसमें रेशियो आपका क्या आएगा, हम लोग का 2:1 आएगा। ध्यान रखना है। तो इस तरह के होते हैं। अब AB टाइप हम लोग बात कर रहे हैं, तो AB टाइप में भी हम लोग को देखा जाए तो इसमें 3 टाइप का हम लोग को मिलता है। AB टाइप में हम लोग को 3 टाइप के सॉलिड मिलते हैं। एक फर्स्ट नंबर NaCl सॉलिड, ये मिलता है आपको। सेकंड में एक हम लोग को मिलता है HCl सॉलिड, एक हम लोग को मिलता है इसमें ZnS सॉलिड। तो 3 तरह के सॉलिड आपको मिलते हैं, NaCl सॉलिड मिलता है, CHCl सॉलिड मिलता है और ZnS सॉलिड आपको मिलता है। ध्यान रखना है। अब इन तीनों में आप देखोगे तो यहाँ भी NaCl में रेशियो कितना है 1:1 ही है, यहाँ भी रेशियो आपको 1:1 ही है, यहाँ भी रेशियो 1:1 ही है। नहीं, फिर भी इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है, नहीं इन तीनों के जो अरेंजमेंट हैं, नहीं वो अलग अलग हैं। इन तीनों का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, अलग अलग है। ये नहीं कि अगर AB टाइप है तो इन तीनों का अरेंजमेंट जो पार्टिकल का सोडियम और क्लोरीन का जो अरेंजमेंट है, सोडियम और क्लोरीन, यानी जैसे Na और Cl के बारे में मान लो आप पढ़ लेते हो कि यहाँ पर रेशियो इसका 1:1 है। नहीं, इसका आप स्ट्रक्चर पढ़ लिए, इसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल पढ़ लिए, तो जैसा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इसमें है वैसा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इसमें नहीं होगा, वैसा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इसमें नहीं होगा। देखने में तीनों का रेशियो सेम है, तीनों का फॉर्मूला सेम टाइप का लगता है, लेकिन इन तीनों का जो स्ट्रक्चर होगा, इन तीनों में जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होगा केटायन और एनायन का, वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होगा। ध्यान रखना है। तो वही हम यहाँ लिख रहे हैं कि इन तीनों में इन तीनों में कणों का सजावट यूनिट सेल में अलग अलग तरीके से होगा। तो इन तीनों के बारे में बारी बारी से आप पढ़िएगा। नहीं कि NaCl में भाई कणों का सजावट कैसे होता है, CHCl में कैसे होता है, ZnCl में कैसे होता है। सजावट कण का अलग होगा तो प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगा। NaCl का प्रॉपर्टी कुछ और आएगा, CHCl का कुछ और आएगा, ZnS का प्रॉपर्टी कुछ और आएगा। ध्यान रखना है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग को इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम लोग का आ गया AB2 टाइप, तो इसमें रेशियो हम लोग क्या है 1:2 है, 1:2 हम लोग को रेशियो दिया हुआ है। ध्यान रखना है। AB2 टाइप, तो अगर AB2 टाइप की हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग का आ सकता है KF2, इस टाइप के कंपाउंड हम लोग को मिलेंगे, जिसमें आपका रेशियो देख लो, कैल्शियम 1 है और फ्लोरीन कितना है 2 है, तो यहाँ पर रेशियो आपका 1:2 है। तो इस टाइप के कंपाउंड यहाँ पर मिलेंगे। आप यहाँ पर आ जाओ तो A2B, तो जैसे इसमें Na2O ले सकते हो आप। ध्यान रखना है। तो इसमें रेशियो आपको 2:1 है, इनके बारे में आपको पढ़ना होता है। जैसे AB2 टाइप जो होते हैं, जैसे CF2 टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं, इनको हम लोग फ्लोराइड टाइप कहते हैं। इनको हम लोग कहने के लिए कहते हैं फ्लोराइड टाइप, फ्लोराइड टाइप। और इनको जो है हम लोग एंटी फ्लोराइड टाइप कहते हैं, एंटी फ्लोराइड टाइप। अब क्या होता है सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। नहीं, ध्यान रखना है, सब क्या होते हैं इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फ्लोराइड टाइप, एंटी फ्लोराइड टाइप, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, तो ये सब लोग को हम पढ़ना है।
ध्यान रखना है। तो ऑलमोस्ट हम लोग देखें अगर तो 3 इधर हम लोग को मिल रहा है, एक 4 टाइप और एक 5 टाइप। नहीं, इन तीनों को भी अलग अलग ही हम लोग कह रहे हैं। नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को टोटल 5 प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। 5 प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग NaCl के बारे में पहले पढ़ते हैं। नहीं, एक क्लियर होगा तो बाकी सभी आसान जाती हैं। नहीं, तो बारी बारी से हम लोग एक को पढ़ना शुरू करते हैं। चलो, तो मेरे हिसाब से आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। आयनिक ठोस में हम लोग 2 तरह का ठोस बताए, एक AB टाइप और एक AB2 टाइप और A2B टाइप। नहीं, इसमें रेशियो 1:1 है, इसमें रेशियो 1:2 और इसमें रेशियो 2:1 हम लोग को दिया गया है। अब AB टाइप जो है उसमें 3 टाइप के हैं, तीनों देखने में सेम टाइप के लगते हैं, लेकिन तीनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग अलग होगा। कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इनका भी प्रॉपर्टी दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या डिफरेंट होगा वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखा जाए, हम लोगों को देखा जाए तो सबसे पहले AB टाइप लिया गया। नहीं, और AB टाइप में हम लोग को सबसे पहले क्या लिया गया, NaCl टाइप। सबसे पहले लिया गया NaCl टाइप। अब NaCl टाइप में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो यहाँ से देखें अगर तो NaCl में आपका एक केटायन होगा और एक आपका एनायन होगा। केटायन जो है वो कौन होगा, सब लोग जानते हैं कि Na+ होगा। और एनायन कौन होगा, तो Cl- होगा। ये सब लोग जानते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो Na+ के पास ऑर्बिट की जो संख्या होती है, Na+ के पास ऑर्बिट की संख्या होती है वो 2 होती है। और Cl- के पास ऑर्बिट की जो संख्या होती है वो 3 होती है। ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑर्बिट 2 है, इसका मतलब ये जो परमाणु होगा वो छोटा परमाणु होगा। और जिसके पास ऑर्बिट ज्यादा होती है ये छोटा परमाणु या छोटा आयन आप बोल सकते हो, छोटा आयन बोल दो, ये आपका छोटा वाला आयन होगा। और ये जो होगा आपका ये बड़ा आयन होगा। हाँ, ये जरूर है कि दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, दोनों के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ध्यान रखना है। तो ये क्लोरीन हो गया बड़ा आयन और Na+ हो गया छोटा आयन। चलो, अब इसको पढ़ने से हम लोग क्या मालूम चला, तो इससे मालूम ये चला कि अच्छा जो Cl- है वो बड़ा आयन है। तो हम लोग को तो पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है कि जो बड़े आयन होते हैं, हम लोग को पढ़ाया गया है कि जो बड़े आयन होते हैं वही जनरली स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना है। तो हम लोग को यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि आपका बड़ा आयन कौन है, Cl-। तो हम लोग बोलेंगे कि Cl- ही यहाँ संरचना का निर्माण करेगा, संरचना का निर्माण करेगा। अच्छा हाँ, एक बात पहले और समझ जाएं कि जो NaCl होता है आपका, NaCl जो हम लोग बात कर रहे हैं, NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC टाइप का होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। NaCl का स्ट्रक्चर FCC टाइप का होता है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है भाई, ध्यान रखना है। तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि NaCl का स्ट्रक्चर, NaCl का स्ट्रक्चर FCC टाइप का होता, तो NaCl का स्ट्रक्चर FCC टाइप का होता है, ये बात हम लोग को पहले ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। NaCl में केटायन हो गया Na+, एनायन हो गया Cl-। Na+ के पास ऑर्बिट 2 है, क्लोरीन माइनस के पास ऑर्बिट 3 है। ये छोटा आयन होगा, ये बड़ा आयन होगा। ध्यान रखना है। ठीक है, अब Cl- अगर बड़ा आयन है तो Cl- ही यहाँ संरचना का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि Cl- ही FCC संरचना का निर्माण करेगा, FCC संरचना का निर्माण
करेगा, क्योंकि जो बड़ा आयन होता है वही संरचना बनाता है। तो Cl माइनस ही FCC संरचना का निर्माण करेगा, ये भी समझ में आ रहा है। अब अगर Cl माइनस ही FCC संरचना का निर्माण करेगा तो Cl माइनस जो होगा ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा भाई? नहीं, तो आप जानते हैं कि FCC संरचना में जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, वो कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं, यानी कि यूनिट सेल के कोनों पर उपस्थित होते हैं। नहीं, तो कोने कितने होते हैं? 8। तो ये 8 कोनों पर प्रेजेंट रहेगा और साथ साथ 6 फलक के केंद्र पर भी उपस्थित रहेगा, ध्यान रखना है। तो Cl माइनस कहाँ कहाँ रहेगा भाई? तो Cl माइनस रहेगा 8 कॉर्नर पर, 8 कॉर्नर यानी 8 कोने, और 6 फेस सेंटर पर, 6 फेस सेंटर पर यानी 6 फलक के केंद्र पर। कॉर्नर का मतलब क्या होता है भाई? 8 कोना, ठीक है। और फेस सेंटर का हिंदी क्या होता है? फलक का केंद्र, फलक का केंद्र। नहीं, तो फलक का केंद्र कय गो होता है? 6 गो। और कॉर्नर कय गो होता है यूनिट सेल में? 8 गो। तो Cl माइनस चूंकि बड़ा आयन है तो यही संरचना का निर्माण करेगा, यानी Cl माइनस ही FCC संरचना का निर्माण करेगा। तो Cl माइनस कहाँ कहाँ रहेगा? तो 8 कॉर्नर पर रहेगा। नहीं, और Cl माइनस कहाँ रहेगा? 6 फेस के सेंटर पर उपस्थित रहेगा। ये बात पहले हम लोग को समझ जाना है, नहीं कि Cl माइनस हम लोग का कहाँ कहाँ रहेगा। अब जब Cl माइनस को आप अरेंज करोगे, आप जब Cl माइनस को अरेंज करोगे, उससे ही आप फेस सेंटर बनाओगे, यानी कॉर्नर पे अरेंज करोगे, फेस के सेंटर पे अरेंज करोगे। नहीं, तो जब अरेंज आप करोगे तो उस अरेंजमेंट के कारण कुछ ना कुछ वॉइड बनेगा। जब हम सभी आइटम को सटाते हैं, सजाते हैं किसी यूनिट सेल के फॉर्म में, तो आप जानते हैं कि टोटल स्पेस एटम के द्वारा ऑक्युपाई नहीं किया जाता है, कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो खाली रह जाता है। तो Cl माइनस को जब आप कॉर्नर पर सजाओगे और 6 फलक के केंद्र पर सजाओगे अच्छे तरीके से FCC फॉर्म में, तो भी आपका कुछ ना कुछ वॉइड प्रेजेंट रहेगा। अब उसी वॉइड पर आपका कौन प्रेजेंट रहेगा? छोटा आयन। तो छोटा आयन कौन है? केटायन। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि भाई Na+ अब फेस सेंटर में सब जगह पर, सर आप बोल दिए फेस सेंटर में सब जगह पर क्लोरीन प्रेजेंट रहेगा। नहीं, कहाँ कहाँ भाई? कॉर्नर पर, फलक के केंद्र पर। तो जगह बचा कहाँ? वॉइड। नहीं, अब उस वॉइड में कौन जाएगा? तो उस वॉइड में कौन उपस्थित रहेगा? Na+। तो हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि Na+ कहाँ उपस्थित रहेगा। तो याद रहे कि Na+ वॉइड में उपस्थित रहेगा। Na+ जो है वो वॉइड में उपस्थित रहेगा, ये ध्यान रखना है कि Na+ जो है वो हमारा वॉइड्स में उपस्थित रहेगा। तो वो बात हम लोग लिख सकते हैं कि Na+ वॉइड में उपस्थित रहेगा, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ गए हम लोग कि NaCl में केटायन है, एनायन है, केटायन छोटा है, एनायन हम लोग का बड़ा है, समझ में आ गया। तो जो बड़ा आयन होता है वही स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। NaCl का स्ट्रक्चर क्या है भाई? तो FCC टाइप है। तो कौन बनाएगा? Na+ FCC बनाएगा कि Cl माइनस FCC बनाएगा? तो नहीं, Cl माइनस जो है वो FCC संरचना का निर्माण करेगा, ध्यान रखना है। तब Na+ कहाँ रहता है भाई? तो जो संरचना बनती है Cl माइनस के द्वारा, उस संरचना में जो वॉइड उपस्थित रहते हैं, उन वॉइड पर कौन उपस्थित रहता है? Na+ उपस्थित रहता है। ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो मेरे हिसाब से इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम लोग बात कर रहे थे इसमें Cl माइनस की। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे Cl माइनस की। चलो, तो Cl माइनस जो है इसके बारे में अभी देखें हम लोग कि Cl माइनस 8 कोनों पर होता है, 8 कॉर्नर पर, और ये फेस सेंटर पर होता है, फेस सेंटर, ये फेस सेंटर पर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ध्यान दें थोड़ा सा, जैसे मान लो इसमें से एक फिगर निकालें हम लोग, चलो हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पर हमारे पास 8 कॉर्नर होते हैं, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, यहाँ पर हम लोग का 5 कॉर्नर,
ये आपका 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर और यहाँ पर 8 कॉर्नर। ठीक है, अब आपको पता है हम पहले से कितनी बार बता चुके हैं कि इस एक कॉर्नर पर कभी भी कंप्लीट एक एटम नहीं रहता है, एक एटम का 1/8 हिस्सा ही रहता है। यहाँ भी 1/8 ही हिस्सा रहता है, यहाँ भी 1/8 ही हिस्सा रहता है, यहाँ भी 1/8 ही रहता है, यहाँ भी 1/8 ही रहता है, यहाँ भी 1/8 ही रहता है, यहाँ भी 1/8 रहता है और यहाँ भी 1/8 रहता है। बता चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग को कहा गया कि जो Cl माइनस है वो 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट रहता है। नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई पूछे कि भाई Cl माइनस का कितना हिस्सा उपस्थित रहता है, तो 1/8 हिस्सा ही उपस्थित रहता है। नहीं, तो 1/8 को अगर हम 8 बार जोड़ेंगे, 1/8 को अगर हम 8 बार जोड़ेंगे तो परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी? 1। नहीं, यानी कि Cl माइनस 8 कॉर्नर पर हैं, तो चलो भाई Cl माइनस की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? नहीं, तो 8 कॉर्नर पर 1/8 Cl माइनस प्रेजेंट रहेगा, तो कितना Cl माइनस आएगा? 1 Cl माइनस। ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम एक FCC यूनिट सेल की बात कर रहे थे। अब चलो दूसरा हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो हम लोग का और Cl माइनस कहाँ है? फलक के केंद्र पर। तो चलो ऊपर वाला फेस ये हो गया, यहाँ पर एक Cl माइनस है, नीचे वाले फेस पर है, दाहिने वाले फेस पे है, बाएं वाले फेस पे है, अंदर वाले फेस पे है और बाहर वाले फेस पे है। नहीं, अब इस फेस के सेंटर पर या कहीं भी फेस का सेंटर हम लेते हैं तो यहाँ पर कितना परमाणु होगा? 1/2। हम लोग पहले ये सब डिटेल कर चुके हैं, आप पीछे का रिवाइज करेंगे। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी हम लोग का 1/2, यहाँ भी हम लोग का 1/2 और यहाँ भी हम लोग का 1/2। नहीं, तो टोटल फेस होते हैं 6, टोटल फेस होते हैं 6, लेकिन हर एक फेस के सेंटर पर एक एटम का आधा हिस्सा ही उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर 6 फेस सेंटर आपके पास हैं। नहीं, लेकिन 6 फेस सेंटर पर 1/2 एटम ही प्रेजेंट रहते हैं। तो जब उसको हम लोग निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 3 और वो हम लोग को आ जाएगा 3Cl माइनस, ये हम लोग को आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना है कि भाई इस एक यूनिट सेल में यानी एक FCC में Cl माइनस की संख्या कितनी होगी, वो हम लोग पहले निकाल लिए। सबसे पहला पॉइंट कि एक FCC में टोटल Cl माइनस की संख्या, तो टोटल Cl माइनस की संख्या कितनी आ गई? 4। एक FCC में टोटल Cl माइनस की संख्या हमको आ गई 4। तो ऐसा पूछा जाता है नहीं कि भाई NaCl है, आपसे पूछता है कि NaCl आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो NaCl में बताइए Cl माइनस की संख्या कितनी होगी? तो Cl माइनस की संख्या कितनी होगी? 4। FCC में भी एक FCC में भी कोई पूछता है कि एक FCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताते हैं? 4 बताते हैं। तो हमेशा केयर करना होगा कि ये जो कुल परमाणुओं की संख्या पूछी जाती है ये एक्चुअली कौन से परमाणु होते हैं? तो बड़े परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर NaCl में बड़ा परमाणु या बड़ा आयन कौन है? Cl माइनस, तो उसकी संख्या को ही ये बताता है, ध्यान रखना है। तो उसकी संख्या हमको निकल गई कि एक FCC में टोटल Cl माइनस की संख्या कितनी आ गई? 4। कोई पूछता है कैसे 4 आई? नहीं, तो आप डिटेल बता सकते हो कि भाई Cl माइनस 8 कोनों पे रहता है और 6 फेस के सेंटर पे रहता है। ठीक है, तो अगर 8 कोनों पे रहता है तो एक कोने पर एक Cl माइनस का 1/8 हिस्सा ही उपस्थित रहेगा। नहीं, तो एक कॉर्नर पर 1/8 हिस्सा रहेगा, तो 8 कॉर्नर पर कितना आएगा? तो 8 गुना 1/8 करेंगे तो 1 Cl माइनस आएगा। ठीक है, फेस सेंटर पर उपस्थित रहता है तो एक फेस पर एक क्लोरीन का, एक फेस पर एक क्लोरीन का आधा हिस्सा ही उपस्थित रहता है। एक फेस पर एक क्लोरीन का आधा हिस्सा उपस्थित होता है, तो 6 फेस पर क्लोरीन का कितना हिस्सा उपस्थित रहेगा? नहीं, तो 3। तो वही हम लोग को आ गया 3 Cl माइनस। तो 1 Cl माइनस और 3 Cl माइनस जोड़ दिए तो टोटल Cl माइनस की संख्या हमको कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि एक FCC में कुल परमाणु संख्या कितनी होती है? 4। और ये परमाणु कौन होते हैं? बड़े आयन। तो बड़े आयन आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया, 4 आ गए। चलो, अब हम लोगों को देखा जाए तो हम लोग यहाँ से ये समझ गए कि Cl माइनस की संख्या कितनी आएगी। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं इस चीज को देखा जाए। अब हम लोगों को Cl माइनस की बात तो हम लोग को समझ में आ गई। अब Na प्लस के बारे में समझने की कोशिश करते। चलो, समझा जाए, देखा जाए।
हम लोग को यहाँ से कहा गया कि Na+ जो है वो कहाँ रहेगा, वॉइड में उपस्थित रहेगा। ठीक है, Na+ कहाँ रहेगा, देखें Na+ जो है वॉइड्स में उपस्थित रहे। ये समझ में आया। अब वॉइड के बारे में तो दो वॉइड पढ़ाया गया है, एक पढ़ाया गया है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक पढ़ाया गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये पढ़ाया गया है। ठीक है, अब हम लोग कह क्या रहे हैं, यहाँ पर सेकंड पॉइंट समझना है कि जो Na+ है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहता है। Na+ कहाँ रहता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में उपस्थित रहता है, ये याद रखना होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में नहीं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में नहीं, ये ध्यान रखना होगा। अब इसको दो बात से समझ सकते हैं। पहला कि Na+ का आकार, Na+ का जो आकार होता है, Na+ का आकार Na+ का आकार Cl- से बहुत छोटा नहीं होता है, बहुत छोटा नहीं होता है। इसलिए Na+ बड़े वॉइड यानी Cl- के द्वारा, Na+ Cl- के द्वारा बनाए गए बड़े वॉइड में ही उपस्थित रहेगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि Na+ का आकार Cl- से बहुत छोटा नहीं होता है, इसलिए Na+ Cl- के द्वारा बनाए गए बड़े वॉइड में ही उपस्थित रहेगा। अब टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ये छोटा वॉइड होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ये आपका बड़ा वॉइड होता है, ध्यान रखना है। तो जो Na+ है वो बड़े वॉइड में ही उपस्थित रहेगा, क्योंकि Na+ का आकार बहुत छोटा नहीं है, इसलिए वो छोटे वॉइड में नहीं जाएगा, बड़े वॉइड में ही जाएगा। एक ये रीजन समझ में आता है। दूसरा रीजन ये भी समझ में आता है कि आप NaCl लेते हो तो NaCl का जो रेशियो आप निकाले हुए हो वो रेशियो आपको कितना आता है, 1:1। नहीं, अभी आप निकाल लिए कि एक FCC में क्लोरीन की संख्या कितनी आई है, तो क्लोरीन की संख्या आपको आ चुकी है 4। नहीं, एक और हम रीजन देख रहे थे, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 4। चलो, तो क्लोरीन की संख्या अगर 4 है तो निश्चित रूप से Na+ की संख्या जो होनी चाहिए वो भी कितनी होनी चाहिए, 4। ठीक है, हम लोग का क्लोरीन की संख्या कितनी आई है, हम लोग 4 अभी निकाले हैं पिछले पेज पर। नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो एक FCC में टोटल Cl- संख्या कितनी निकाले थे, 4, वो हम लोग निकाल चुके थे, ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना है। अब NaCl में 1:1 का रेशियो है, तो अगर आपको Cl4 आया है तो सोडियम का संख्या भी कितना आएगा, 4 आएगा, ये हम लोग को ध्यान रखना है। सोडियम का संख्या भी कितना आएगा, हम लोग को 4 आएगा। ठीक है, तो अगर ये 4 आ रहा है तो चलो सोचते हैं। देखो तो अगर Na+ वॉइड में उपस्थित रहेगा, ठीक है, तो चलो वॉइड की संख्या कितनी होगी। अगर हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं वॉइड्स के बारे में, सोचो तो वॉइड में दो तरह का वॉइड है, एक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो बताओ कि जो FCC स्ट्रक्चर अभी हम लोग पहले से पढ़ते हुए आए हैं, तो FCC स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग बता चुके हैं बड़े आयनों की संख्या के बराबर होती है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो बड़ा आयन कौन था, Cl-, उसकी संख्या कितनी आई थी, 4। नहीं, तो हम लोग बोले अगर तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आएंगे, 4 आएंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो परमाणुओं के संख्या के दोगुना होता है। तो Cl- का संख्या आपको आया है 4, तो उसका दोगुना कर दो 8। नहीं,
तो समझ में आ रहा है कि अच्छा टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 8 है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो हमको सोडियम चाहिए कितना, तो सोडियम भी हम लोग को चाहिए 4, तभी रेशियो 1:1 होगा। नहीं तो उस हिसाब से भी ये समझ में आता है कि आपका जो Na होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित नहीं होगा, किसमें होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित होगा। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट काम करता है। एक तो सोडियम का आकार बहुत छोटा नहीं है इसलिए वो बड़े वॉइड में ही जाएगा, छोटे वॉइड में नहीं जाएगा। दूसरा, रेशियो 1:1 होने के लिए नहीं इसको कितने वॉइड चाहिए, तो इसको अगर Cl 4 वॉइड उत्पन्न कर रहा है, नहीं तो सोडियम को 4 ही वॉइड चाहिए, तो वो 4 कौन सा वॉइड चूज करेगा, तो वो चूज करेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, टेट्राहेड्रल वॉइड को चूज नहीं करेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज भी छोटा होता है और इसकी संख्या भी क्या है, खाली है, संख्या भी क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि NaCl में हम लोग अगर यहाँ पे बोलें तो यहाँ बोल सकते हैं कि NaCl में आपका जो सोडियम है, NaCl में जो सोडियम है वो सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर उपस्थित रहेगा। नहीं, याद रखना है क्या भाई कि NaCl में Na+ सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर उपस्थित, पर या में ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहेगा। तो हम सभी क्यों लिख रहे हैं, नहीं सभी क्यों लिख रहे हैं क्योंकि एक यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में 4 क्लोरीन आयन है, तो 4 गो क्लोरीन आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कय गो बनाएगा, तो 4 गो क्लोरीन आयन 4 गो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा भाई। नहीं, और रेशियो 1:1 होने के लिए Na+ कहाँ भरेगा, नहीं तो Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भरेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या 4 और रेशियो 1:1 करने के लिए Na+ को चारों ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भरना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा कि NaCl में Na+ सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहेगा, तभी रेशियो 1:1 होगा। इतना तक आपको समझ में आना चाहिए। बड़ी बात ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो को रिपीट कीजिएगा, नहीं बार बार देखिएगा, आपको सभी बातें समझ में आएंगी। हाँ, पीछे वाला आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए, पीछे वाला क्लियर होता है तो ही आगे की पढ़ाई समझ में आती है। ठीक है, पीछे वाला क्लियर नहीं होगा तो आगे वाला पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, उसमें सर कुछ नहीं कर सकते। आपको दिक्कत होता है वहां पूछिए, लेकिन पीछे वाला बाबू क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो NaCl में Na+ सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर या में, यहाँ पर लगाइए चाहे में लगा सकते हैं आप, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित रहेगा। ये भी समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखा जाए, अब हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, यहाँ से अगर देखें हम लोग तो हम लोग पहले से पढ़ा चुके हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। शुरू में स्टार्टिंग समय ही हम पढ़ाए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो कहाँ कहाँ रहते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ रहते हैं तो हम शुरू में ही बताए थे। एक तो बॉडी सेंटर पर, एक कहाँ रहते हैं, बॉडी सेंटर पर, और कहाँ रहते हैं, एज सेंटर पर। ये हम लोग बता चुके हैं। यानी कि कोई पूछता है भाई कि जो आपका Na+ होगा, जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड जो कि FCC संरचना बनाता है। सोडियम क्लोराइड का संरचना कैसा है, FCC संरचना, और FCC संरचना का निर्माण कौन करता है, Cl-। अब Cl- के द्वारा वॉइड कौन सा बनाया गया, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। और Na+ कहाँ रहेगा, ऑक्टाहेड्रल में कि टेट्राहेड्रल में, तो नहीं ऑक्टाहेड्रल में रहेगा। क्यों रहेगा हम बता दिए। अब Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ रहते हैं, बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पर। इसका मतलब Na+ कहाँ रहेगा भाई, तो हम बोल सकते हैं कि Na+ बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में रहेगा, Na+ बॉडी सेंटर में रहेगा, तथा Na+ एज सेंटर, एज सेंटर यानी बॉडी सेंटर में रहेगा, यानी क्या, यानी बॉडी सेंटर के वॉइड में रहेगा। बॉडी सेंटर्ड वॉइड यहाँ लिखे हम लोग ज्यादा अच्छा, बॉडी सेंटर्ड वॉइड में रहेगा, तथा एज सेंटर्ड के वॉइड में रहेगा।
तो ये समझ में आ गया कि Na+ जो है वो कहाँ रहेगा। कोई पूछता है कि Na+ कहाँ रहेगा, तो Na+ कहाँ रहेगा भाई, तो बॉडी सेंटर्ड वॉइड में रहेगा तथा एज सेंटर्ड वॉइड में रहेगा। अब हम बता चुके हैं आपको कि बॉडी सेंटर्ड की संख्या होती है 1 और एज सेंटर की संख्या होती है 12। अब बॉडी सेंटर्ड पर जो Na+ होगा, एक आपका बॉडी सेंटर वॉइड में Na+ रहेगा, तो बॉडी सेंटर्ड पर जो Na+ रहेगा वो किसी और यूनिट सेल के द्वारा शेयर नहीं किया जाएगा, वो किसी और यूनिट सेल के द्वारा शेयर नहीं किया जाएगा। तो यहां पर कंप्लीट एक Na+ होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरे बात पे आते हैं, एज सेंटर। अब एज सेंटर वॉइड में जो Na+ होगा, एज सेंटर्ड वॉइड में जो Na+ होगा, उसमें एक Na+ 4 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाएगा। तो एक यूनिट सेल के वॉइड में Na+ का कितना हिस्सा मिलेगा, नहीं तो एक यूनिट सेल में एक Na+ का 1/4 हिस्सा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप अगर निकालिएगा तो कितने Na+ जाएंगे, तो 12 गुना 1/4 यानी आपको आ जाएगा 3 Na+। धरती यहीं 12 कट जाएगा, ध्यान रखना है, क्योंकि एज सेंटर पर जो उपस्थित Na+ है वो 4 हिस्सों में बटेगा। नहीं तो एक एज पर एक Na+ का, एक एज पर एक Na+ का 1/4 हिस्सा मिलेगा। एक एज पर, एक एज पर यानी एक किनारे पर एक Na+ का 1/4 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो 12 किनारे हैं, तो 12 किनारों पर कितना Na+ मिलेगा, तो 12 गुना 1/4, 12 गुना 1/4। नहीं, ये हो गया है एक एज पर, अब 12 गो एज हैं तो 12 गो एज, तो 12 गुना 1/4, तो टोटल Na+ कितने आ जाएंगे, 3 Na+ आपके आ जाएंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ऑक्टाहेड Na+ की संख्या आपको कितनी आ गई, 1 Na+ और 3 Na+, तो टोटल Na+ कितने आ गए, 4। ठीक है, कोई पूछता भी है आपसे कि भाई Na+ कहाँ रहेंगे, तो वॉइड में रहेंगे। कौन से वॉइड में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होता है, तो बॉडी सेंटर पे होता है, और कहाँ होता है, तो एज सेंटर पे होता है। बॉडी सेंटर में कितना Na+, तो 1 Na+। एज सेंटर पर कितना Na+, तो 3 Na+। एज होता है 12 गो, लेकिन टोटल 12 पर 1/4 को 12 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 Na+। तो यहां से भी निकल गया कि एक FCC यूनिट सेल, एक FCC यूनिट सेल में, एक FCC यूनिट सेल में Na+ की संख्या, Na+ की संख्या, तो वो बराबर कितनी आ गई, 1 + 3 = 4। ये 1 कहाँ है, तो 1 है बॉडी सेंटर पर, 1 है आपका बॉडी सेंटर पर, और 3 जो है ये आपका कहाँ है, तो ये है आपका एज सेंटर पर, यानी किनारों के केंद्र पर। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया कि एक यूनिट सेल NaCl अगर कोई दिया, NaCl स्ट्रक्चर दिया, तो NaCl में रेशियो है 1:1। एक FCC में Cl- की संख्या कितनी है, 4, और Na+ की संख्या भी कितनी है, 4। चलो, तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है, ये बात कह सकते हैं कि एक FCC में टोटल NaCl की संख्या, टोटल NaCl की संख्या तो भी कितनी हो जाएगी, 4। एक FCC में टोटल NaCl की संख्या भी कितनी आएगी, 4। क्यों भाई, क्योंकि एक FCC में अभी हम लोग बात किए कि एक FCC में Na+ कय गो, तो 4 गो Na+ आया। अब प्लस Cl- कय गो आया, 4 गो Cl- आया। दोनों को मिलाएंगे भाई तो NaCl कय गो बनेगा, 4 गो NaCl बनेगा। तो इसलिए कोई पूछता है कि भाई कि एक FCC में Na+ की संख्या 4 कहाँ होता है भाई, ध्यान रखिएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। कहाँ कहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो बॉडी सेंटर, एज सेंटर, ये सब ध्यान रखना होगा। ठीक है, Cl- कहाँ होता है, तो कॉर्नर पे होता है, और कहाँ होता है, फेस के सेंटर पर होता है, तो उसकी संख्या भी 4। तो 4 गो Na+ और 4 गो Cl- मिलकर कई गो NaCl बनाएंगे, 4 गो NaCl बनाएंगे। यानी एक FCC में कोई पूछता है कि NaCl की संख्या कितनी है, तो एक FCC में NaCl की संख्या कितनी आएगी, 4। तो ये बात भी हमको ध्यान में रखनी होगी। तो इन सब बातों को आपको ध्यान से देखना होगा। मेरे हिसाब से आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, ये आप आसानी से, हाँ लेकिन पीछे का क्लियर रहेगा तभी ये सब बातें समझ में आएंगी। पीछे का क्लियर नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट, तो ये सब बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो, ध्यान से देख लो, ध्यान से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अब।
तो यहाँ से वही सब पॉइंट हम लोग देख रहे थे। चलो अब आगे हम लोग देखें अगर, तो बात इसमें किया हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं उसको थोड़ा सा हम लोग को देखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखें हम लोग, तो हम लोग को इसमें बता रहा है, अब आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस एंड, को लिख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर्स, कोऑर्डिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में Cn लिख दिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इन NaCl क्रिस्टल, इन NaCl क्रिस्टल। ये अगला पॉइंट हम लोग को दे रहा है। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग उप संयोजन संख्या, यानी हम लोग को दिखाना है यहाँ पर Na प्लस का उप संयोजन संख्या, Na प्लस का उप सह संयोजन संख्या NaCl क्रिस्टल में क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, यही उप सह संयोजन संख्या जो हम लोग लिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सेकेंड आपको क्या निकालना है, सेकेंड आपको निकालना है Cl माइनस का उप सह संयोजन संख्या NaCl क्रिस्टल में कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलो जहाँ तक बात करें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, नहीं तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बताया गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हम लोग बता चुके हैं कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस या किसी भी क्रिस्टल में एक आयन, हम लोग आयनिक ठोस की बात करें इसलिए आयन लिख रहे हैं, ऐसे अगर कोई भी ठोस की बात करें तो वहाँ पर परमाणु, अणु या आयन कुछ हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी क्रिस्टल में एक आयन को जितने दूसरे आयन स्पर्श करते हैं, जितने दूसरे आयन स्पर्श करते हैं, उन आयनों की संख्या को उस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते। ठीक है, यानी मान लो हमको Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो हमको देखना पड़ेगा कि एक Na प्लस को कितने Cl माइनस टच कर रहे हैं, एक Na प्लस को कितने Cl माइनस टच कर रहे हैं। अगर ये निकाल दें तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाए, सॉरी Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाएगा। जैसे Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन पूछ रहा है, तो Cl माइनस, एक Cl माइनस को कितना Na प्लस टच कर रहा है, अगर ये आप निकाल लिए, नहीं तो Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाएगा, ध्यान रखना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है जैसे Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखो कि एक Na प्लस को कितना Cl माइनस टच कर रहा है, वो निकाल दो तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाएगा। Cl माइनस का निकालना है, तो देखो कि एक स्ट्रक्चर में एक Cl माइनस को कितने Na प्लस टच कर रहे हैं, वो आप निकाल दोगे तो Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाएगा। चलो देखते हैं। देखा जाए, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, देखा जाए तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं FCC वाला स्ट्रक्चर, कि NaCl तो FCC फॉर्म में ही पाया जाता है।
तो इसलिए एफसीसी पहले बना के देखो। ये आपका एक हो गया। अब ऐसा हम लोग को 3 निकाल लेते हैं। ये अरेंज कर दिए और निकालते हैं। ये हम लोग कर लिए। यहाँ से देख लेना है, लगभग बराबर होना चाहिए। 3 गो स्क्वायर हम लिए, तीनों को थोड़ा 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 नीचे करके अरेंज कर दिए, थोड़ा घसका दिए। ठीक है, अब चलो थोड़ा स्ट्रेट लाइन हम ले लें। अब इन स्ट्रेट लाइन हम लोग पहले कितनी बार बना चुके। ये हम लोग का बना। ठीक है, अब बीचों का है। ये हम लोग का हो गया। फिर यहाँ पे आ जाते हैं। ये हम लोगों का एक स्ट्रक्चर बना लिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबको डालते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोग देखें अगर तो कॉर्नर पे आइटम को अरेंज करते हैं। तो कॉर्नर पे कौन है, Cl माइनस, उसको पहले अरेंज करते हैं। चलो, कॉर्नर कितने हैं, तो एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, यहाँ पे सब रेड वाला Cl माइनस है, ध्यान रखना है। 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर, 8 कॉर्नर। तो ये सब हो गए आपके जो हैं, ये सब Cl माइनस है। तो Cl माइनस कहाँ कहाँ है, कॉर्नर पर है और फेस के सेंटर पे है। तो फेस का सेंटर डालो, ऊपर वाला फेस का सेंटर ये वाला हो जाएगा, नीचे वाले फेस का सेंटर यहाँ पर हो जाएगा, साइड वाले फेस का सेंटर यहाँ पर कहीं होगा, इधर वाले फेस का सेंटर इधर कहीं होगा, आगे वाले फेस का सेंटर यहाँ पर कहीं होगा, पीछे वाले फेस का सेंटर यहाँ पर कहीं होगा। तो इस तरह से देखो अगर, तो हम लोग इसको अरेंज कर दिए। हम लोग इस तरह से Cl माइनस को पहले लिख दिए कि Cl माइनस कहाँ कहाँ आपका होगा। अब हम लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोग को दिखाना है इसमें
Na प्लस कहाँ कहाँ होगा, तो Na प्लस एक तो बॉडी सेंटर्ड पे होगा, Na प्लस एक कहाँ होगा, बॉडी सेंटर्ड पे होगा, ध्यान रखना है। एक Na प्लस आपका बॉडी सेंटर्ड पे होगा, उसको हम लिख सकते हैं। और Na प्लस कहाँ होंगे, तो एज सेंटर पर होंगे, जितने भी एज आपके होंगे उस एज के सेंटर पे होंगे। तो देखो पहला एज आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं तो एज के सेंटर पर होगा, यानी यहाँ पर आपका कहीं एटम एज के सेंटर पर, ठीक है। तो ये एक एज हम लोग का हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी में हम लोग एज पर आ रहे हैं, तो एक एज आपका ये हो जाएगा इसके एज के सेंटर पर, ध्यान रखना है। इधर हम लोग आ रहे हैं, नहीं तो ये हम लोग का एक एज है इसके एज के सेंटर पर होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा। वैसे ही इधर के एज के सेंटर पर होगा, वहाँ लिख सकते हैं। वैसे ही हम लोग का इधर वाले एज के सेंटर पर होगा, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखना। अच्छा थोड़ा सा मिटा दें हम, एज के सेंटर, चलो। फिर हम लोग का एज का सेंटर, तो हम लोगों का एज का सेंटर, एज तो टोटल 12 होते हैं, ऊपर वाला एज हम लोग का हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भी एज का सेंटर होगा, यहाँ कहीं एज का सेंटर होगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग के हो गए 1 2, यहाँ हो गया 3 4 5 6। अब हम लोग आ जाएं, तो एज का सेंटर, एज का सेंटर हम लोग का इस लाइन के लिए एज का सेंटर हमारा यहाँ कहीं आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इस लाइन के लिए हमारा एज का सेंटर कहीं पर आएगा यहाँ पर, उसको ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग का एज का सेंटर और कहाँ है, तो ये हम लोग का एज हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसके एज के सेंटर पर हम लोग का एक एटम आएगा, यहाँ पर हम लोग का है इसके एज के सेंटर पर एक एटम आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें अगर, फिर यहाँ पर एज के सेंटर पर एक एटम आएगा, फिर यहाँ पर एज के सेंटर पर एक एटम हम लोग का आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि हम लोग के टोटल 12 होने चाहिए, ग्रीन वाला जो है वो 12 होना चाहिए। काउंट करते हैं, एक बहुत मोटा हो जा रहा है, हटाइए और काउंट कर लीजिए। तो एक तो हम लोग का एज ये हो रहा था 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। फिर एक एज हम लोग का ये हो रहा था, यहाँ पर आ गया 4, फिर हम लोग का एक यहाँ आ गया 5, फिर यहाँ पर एक आ गया 6, फिर यहाँ पर एक आ गया 7, फिर एक यहाँ पे आ गया 8, एक आ गया यहाँ पे 9, ठीक है, 9, गलती नहीं होनी चाहिए, चलो 9। फिर यहाँ पे आ जाओ 10, फिर यहाँ पर हम लोगों का गलत हम लोग कर रहे हैं, कुछ गलती हो रहा है, जस्ट ए मिनट, कुछ ना कुछ तो गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है। एज, एक एज ये हो गया यहाँ पर, दूसरा एज यहाँ पर हो गया। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, जस्ट थोड़ा सा आसान करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखो तो कुछ ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग एक इस पे पहले समझ लेते हैं, तब हम उस, चलो देखिए थोड़ा सा, यहाँ से हम लोग देखें अगर, ये थोड़ा सा बड़ा कर लें, और अब हम लोग थोड़ा सा सबको अरेंज करें, जैसे हम एल माइनस को 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 6 7 8, कॉर्नर 8 हो गए। अब फेस 1 2 3 4, एक अंदर वाला फेस 5 6, तो ये तो हम लोग दिखा दिए एल माइनस का। अब Na प्लस हम लोग कहाँ कहाँ होगा, तो Na प्लस एक तो बॉडी सेंटर पर होगा, एक तो यहाँ पर होगा, और Na प्लस आपका कहाँ होगा, तो एज सेंटर पर। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है, एक एज ये है, एक यहाँ पर होगा, ठीक है। एक हम लोगों का यहाँ पर एज है,
तो एक इसके सेंटर पर होगा, ध्यान रखना है। एक एज हम लोग का ये है तो एक इसके सेंटर पर होगा, एज सेंटर पर, ध्यान रखना है। ठीक है, एक हम लोगों का एज यहाँ पर है तो यहाँ पर होगा, एक एज हम लोग का यहाँ है तो यहाँ पर आएगा, एक एज हम लोग का यहाँ पर है तो यहाँ पर आएगा, एक एज हम लोग का ये वाला है तो इस पर आएगा, एक एज हम लोग का ये वाला है तो ये वाला हम लोग का आएगा, एक एज हम लोग का ये वाला है तो ये वाला आएगा। ठीक है, अब इस हिसाब से हम लोग देखें अगर तो काउंट कर लें, सभी एज पर हमने दे दिया एक, हाँ इस पर नहीं दिया हुआ है, लोग इस वाले एज पर एक एटम होगा और इस वाले एज पर भी एक एटम हो। अब मेरे हिसाब से हम लोग सब दे दिए। अब एक बार काउंट कर लेते हैं कि सब हम लोग का ठीक गया है कि गड़बड़ गया है। चलो देख लेते हैं, यहाँ शुरू किए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये हम लोग के 12 होने चाहिए, तो 12 हम लोग के आ गए। तो जो ग्रीन वाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, Na प्लस को, और जो रेड वाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है Cl माइनस को, वही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे हम देखना चाहते हैं कि ये जो एक Cl माइनस है, ये एक Cl माइनस कितने Na प्लस को टच करेगा, ये ध्यान रखना है। ये हम लोग सबको अलग अलग दिखाए हैं, लेकिन ये सब आपस में सटे रहते हैं, सब एकदम गौजियाइल रहते हैं, आपस में सब चिपका रहता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक Cl माइनस को कौन कौन टच कर रहा है, तो इस Cl माइनस को इधर वाला ये Na प्लस टच करेगा, इधर वाला भी Na प्लस टच करेगा, इधर ऊपर वाला जो Na प्लस एच के सेंटर है ये भी टच करेगा। नहीं, अब सोचो कि इसके इधर कोई हम लोग जब और क्रिस्टल बनाएंगे और सेल बनाएंगे तो इसके इधर भी हम लोगों का जरूर कोई ना कोई Na प्लस होगा जो इसको टच करेगा, ध्यान रखना है। तो एक इधर टच कर रहा है, एक इधर टच कर रहा है, एक ऊपर टच करेगा, तो निश्चित रूप से एक नीचे भी हम लोगों का टच करेगा, यानी किसी Cl माइनस को नीचे भी कोई ना कोई Na प्लस जरूर टच करेगा। ये दूसरे क्रिस्टल के होंगे तो वो भी इसको टच करेंगे, ध्यान रखना है। तो एक तो हम लोग का ऊपर हो गया, एक हम लोग का इस तरह से नीचे हो गया, एक हम लोग का इधर हो गया, एक हम लोग का इधर हो गया। सेम एक इधर टच कर रहा है तो इसके इधर भी यहाँ पर कोई ना कोई Na प्लस होगा जो इसको टच करेगा। तो Cl माइनस को टच करने वाले कौन कौन हो गए, नहीं उसको हम स्टार कर रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर 2 हो गया, एक यहाँ पर 3 हो गया, एक यहाँ पर 4 हो गया, एक यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर एक 6 हो गया। नहीं, यानी एक Cl माइनस को यहाँ पर 6 Na प्लस टच करेंगे, ध्यान रखना है। एक Cl माइनस को यहाँ पे हम लोग बोलें अगर तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक Cl माइनस को, एक Cl माइनस को, एक Cl माइनस को 6 Na प्लस स्पर्श करते हैं। तो इसलिए Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा NaCl क्रिस्टल में, तो 6 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो अगर हम Cl माइनस की बात कर रहे हैं, अगर हम Cl माइनस की बात कर रहे हैं भाई कि एक Cl माइनस आपका है, अब इस Cl माइनस के टच की बात हो रही थी, तो इस Cl माइनस को, सॉरी रेड कलर से ना Cl माइनस दिखा रहे थे, अगर हम लोग एक Cl माइनस की बात करते हैं, नहीं तो इस एक Cl माइनस को टच करने वाले कितने Na प्लस हो गए, 6। तो एक ऊपर टच कर रहा है, ऊपर से टच कर रहा है, एक उसके नीचे से टच कर रहा है, एक इधर से टच कर रहा है, एक इधर से टच कर रहा है। नहीं, जैसे हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये पूरा का पूरा एक्स हो गया, ये पूरा का पूरा वाई हो गया। अब ऊपर से एक जेड और एक अंदर से, नहीं यानी जेड एक्सिस से भी, यानी इधर से भी इसको टच करेगा कोई और इधर से भी इसको कोई टच करेगा, तो ये जेड एक्सिस हो गया। इसको एक्स मान रहे हो, इसको वाई मान रहे हो, इसको जेड एक्सिस। तो कितने हो गए इसको टच करने वाले, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर एक Cl माइनस को 6
Na+ टच कर रहे हैं, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। सेम एज आप Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। अब Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के चेक करो, किसी भी एक Na+ को पकड़ लो और उस Na+ को देखो कि उस Na+ को कितने Cl- टच कर रहे हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर कोई Na+ है, इसको देखते हैं कि इस Na+ को जो एज के सेंटर पर कितना Cl- टच कर रहा है। ठीक है, तो एक तो इधर वाला Cl- इसको टच करेगा, जिसको हम स्टार कर रहे हैं। फिर इसको इधर वाला Cl- टच करेगा, जिसको हम लोग स्टार कर रहे हैं। फिर एक इसके इधर Cl- है जो इसको टच कर रहा है। नहीं, फिर इसके अपोजिट साइड में भी जरूर यहाँ कोई Cl- होगा, जरूर यहाँ कोई ना कोई Cl- दूसरे यूनिट सेल का, क्योंकि क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। एक यूनिट सेल में एक Na+ को कितना Cl- टच करेगा, हम वो नहीं निकाल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं कि एक NaCl बड़ा सा क्रिस्टल है और उस बड़े से क्रिस्टल में एक Na+ को कितने Cl- टच करेंगे, वो हम लोग निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप एक यूनिट सेल में चेक कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो इसको टच करने के लिए हम लोग वही बता रहे थे कि एक इधर टच कर रहा है तो दूसरे यूनिट सेल का इधर से भी जरूर इसके अपोजिट में कोई ना कोई आइटम होगा जो इसको टच करेगा, ध्यान रखना है। सेम एज अगर हम लोग ध्यान दें, देखा जाए तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर होगा, तो जस्ट इसका एक अपोजिट होगा। एक हम लोगों का इधर दिखाया गया है, तो जस्ट इसका अपोजिट भी एक इधर आपका टच करेगा, ध्यान रखना है। एक इधर भी आपका अपोजिट यहाँ पर कहीं टच करेगा। तो इस Na+ को टच करने वाले भी कितने हो गए, 6। आपको एक इधर दिखाई दे रहा है, दो इधर दिखाई दे रहा है, तीन इधर, इसका अपोजिट 4, ये एक टच करेगा तो इसका भी अपोजिट एक ना एक टच करेगा। तो इस तरह से आप देखिएगा, तो इस तरह से टोटल टच करने वाले कितने हो गए, 6। तो यहाँ से भी आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि एक Na+ जो अगर दिया हुआ है, तो एक Na+ को Cl- टच यानी स्पर्श करते हैं NaCl क्रिस्टल में, NaCl क्रिस्टल में। तो इसलिए Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आएगा भाई, तो 6 आएगा। जितना Cl- कोऑर्डिनेशन नंबर आया, उतना ही हम लोगों को Na+ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ऐसे भी हम लोग ये बात समझते हैं कि Na+ कहाँ रहता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने परमाणुओं के टच करने से बनता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो 6 परमाणुओं के टच करने से बनता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 परमाणुओं या 6 आयनों, 6 परमाणुओं बोले या 6 आयनों के कारण बनता है, 6 आयनों के कारण बनता है। नहीं, अब ये 6 परमाणु कौन है, तो 6 Cl-, 6 Cl- ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। और उस एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एक Na+ आपका उपस्थित रहता है। तो वो जो Na+ उपस्थित हुआ वो 6 क्लोरीन के टच में आया कि नहीं आया, आएगा ही, ध्यान रखना है। तो हम लोग देखें अगर, तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 परमाणुओं या आयनों के कारण बनता है, और उस एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आपका Na+ उपस्थित है। तो इसका मतलब उस एक Na+ को कितने आयन टच कर रहे हैं, 6 आयन। तो ऐसे भी Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा भाई, तो 6 आएगा। वही हम लोग को यहाँ से बताया गया, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस फिगर में आपको समझ में आया होगा। इस वाले फिगर में हम लोग थोड़ा सा कहीं गड़बड़ किए होंगे, देखते हैं एक बार इसको भी। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ये तो 4 ठीक है, नीचे भी 4 ऐसे होंगे। एक इधर आ गया, एक हम लोग का इस पर आ गया, एक इस पर आ गया, एक इस पर आ गया, और एक हम लोग का इस पर आ गया। ठीक है, तो ये वाला हम लोग किए हैं। ठीक है, एक इस पर आ गया, सही है, तो एक इस पर भी आ गया है, सही है। एक हम लोग का यहाँ आया है, तो यहाँ भी आया है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। ठीक है, कॉर्नर वाले को पकड़ना है, तो ये दोनों कॉर्नर के बीच में एक आ गया है, ये दोनों कॉर्नर के बीच में एक आ जाएगा, सही है। इन दोनों कॉर्नर के बीच में एक आ गया, सही है। इन दोनों कॉर्नर के बीच में एक। अब ये क्यों दिए हुए हैं, इसको मिटाया जाए,
मस्त समझ के खींचा जाए, देख लेते हैं, लगाना हो तो लगाएंगे। इनके बीच में एक आ गया है, सही है। इनके बीच में भी एक आएगा, वो भी सही है। इनके बीच में भी एक आएगा, वो भी सही ही था। कॉर्नर हो गए, कॉर्नर हो गए, कॉर्नर हो गए, कॉर्नर के बीच में हो गया हम लोग का। अब इस कॉर्नर के बीच में एक आएगा, सही। कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच में एक आएगा, सही। इस कॉर्नर के बीच में एक आएगा, सही है। इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच में एक आएगा, वो भी सही है। ठीक है, तो हम लोग 4 एज इधर हो गए, 1 2 3 4, 4 गो इधर हो गया और 4 गो ऊपर होगा, 1 2 3 4, सही है। अब 4 गो नीचे आएगा, तो 4 गो नीचे में एक इनके बीच में आएगा, सही है। एक इनके बीच में आएगा, वो भी सही है। नहीं, ठीक है, एक इनके बीच में आएगा, वो भी सही है। और एक इनके बीच में आएगा, वो भी सही है। ठीक, तो लिखे हम, काउंट कर लेते हैं 12 हम लोग का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काउंट करो, 1 हो गया, 2 हो गया, एक यहाँ शुरू किए हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे आ जाओ 4। ओह, बड़ा मोटा हो गया है, ये हो गया 4। तो 1 2 3 और एक 4, 4 ऊपर हो गए। ठीक है, अब इसमें काउंट करते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का ये हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, हाँ गलती कर रहे हैं हम लोग, इसको भी काउंट कर रहे हैं ना, तो ये तो बॉडी सेंटर्ड वाला है, सही है। 13 को तो होगा ही नहीं, ये बॉडी सेंटर वाला है। एज सेंटर वाले कितने हो जाएंगे, तो एज सेंटर वाले हमारे कितने होंगे, 12। तो ये सेंटर वाले 12 हैं, और ये जो है इसको हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो ये कहाँ का है, ये तो बॉडी सेंटर का है, तो इसको लेके 13 सही खींचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है, तो ये बॉडी सेंटर वाला है। चलो, तो ये हम लोग को बताया गया। अब इसमें भी तुम देख सकते हो कि भाई ये तुम्हारा क्या है, Cl माइनस है। अब एक Cl माइनस को कितने Na प्लस टच कर रहे हैं, तो इस Cl माइनस को एक ये वाला Na प्लस टच करेगा, इस Cl माइनस को एक ऊपर वाला Na प्लस ये टच करेगा। नहीं, तो सेम इसके जैसा ये ऊपर है वैसा ही इसके नीचे भी कोई यूनिट सेल होगा, नहीं, जहां पर आपका Na प्लस होगा, ग्रीन वाला होगा, जो इसको फिर इधर से भी टच कर रहा होगा। नहीं, जैसे यहाँ पर कोई टच कर रहा है तो इसके इधर भी कोई ना कोई टच करने वाला होगा, ध्यान रखना है। यहाँ पर ग्रीन से दिखाएं, ये हम लोग का होगा। नहीं, तो एक ऊपर हुआ तो एक नीचे हुआ, एक हम लोग का इधर डायगोनली हुआ तो एक डायगोनली इधर भी टच करेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, फिर देखो ये जो Na प्लस है वो भी इसको टच करता है, ध्यान रखना है। तो ये वाला Na प्लस भी इसको टच करेगा भाई, ये वाला Na प्लस भी इसको टच करेगा, ये वाला Na प्लस भी इसको टच कर रहा था, ये वाला भी टच कर रहा है, ये वाला भी टच कर रहा है, और ये वाला भी टच कर रहा है, जिसको भी स्टार्ट किए। साथ साथ जैसे ये अपोजिट साइड है तो इसके इधर हम जब बढ़ेंगे तो इधर साइड भी हमारा कोई Na प्लस होगा जो इसको टच करेगा, अभी हम लोग कोई Na प्लस होगा जो इधर से इसको टच करेगा। तो इस Cl माइनस को टच करने वाला कौन हुआ, ध्यान रखना है। एक इसके राइट साइड तो एक इसको लेफ्ट साइड से टच करेगा, एक इसके ऊपर है तो एक इसके नीचे से टच करेगा, एक इसके डायगोनल इधर है तो एक इसके डायगोनल इधर है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3, और यहाँ से 4, और यहाँ से 5, और ये आपका 6। तो टोटल कितने हो गए, 6 इसको टच कर रहे हैं। तो वही हम लोग को यहाँ चेक किया गया, ध्यान रखना है। सेम एज आप Na प्लस को देख लो, तो अगर Na प्लस को देखोगे तो इस Na प्लस को टच करने वाले कौन कौन है, कितने Cl माइनस होंगे, तो एक तो सामने इधर दिखाई दे रहा है कि इधर से ये वाला टच करेगा, तो स्टार्ट कर दिए। एक इधर से ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला टच करेगा, नहीं, इसका अपोजिट साइड में इधर वाला टच करेगा। नहीं, अब ये अगर इधर टच कर रहा है तो जरूर इधर भी कोई ना कोई इस टाइप का एटम होगा जो इसको टच करेगा, यानी यहाँ पर भी कोई ना कोई Cl माइनस होगा इसके अपोजिट साइड में, दूसरे एक यूनिट सेल में।
तो ये भी इसको टच करेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इधर एक टच करने वाला हो गया। ठीक, अब चलो इस को अगर हम लोग ध्यान दें इस Na+ को, तो जस्ट ये जो हम लोग को दिखाई दे रहा है इसके नीचे ये वाला, ये भी इसको टच करेगा, इसको टच करेगा। और इसके ऊपर भी जैसे ये है तो इसके ऊपर भी एक Na+ आएगा, सॉरी Cl- आएगा जो इसको टच करेगा। तो टोटल टच करने वाले हो कितने गए? तो एक यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, 4 यहाँ दिख रहा है, 5 यहाँ दिख रहा है और एक ये दिख रहा है 6। नहीं, तो इसको भी हम लोग देखें अगर तो 6 Cl- इसको टच करेंगे, तो 6 Cl- टच करेंगे तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ में आया? हम लोग को ये समझ में आया कि NaCl क्रिस्टल में अगर कोई पूछता है कि Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तो 6 होगा, और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा तो 6 होगा। वही हम लोग को यहाँ से बताया गया, इसको मैंने 2 फिगर से बताया, आपको समझ में यहाँ से आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि कौन कौन सा हम लोग को टच करेगा। ठीक है, चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। देखो तो जैसे अगर हम लोग ध्यान दें, जस्ट ए मिनट, तो जैसे अगर आपको ध्यान में अगर हो तो हम लोग एक ऐसा फिगर बनाते हैं Cl-, कि वो फेस के सेंटर पे होता है, पीछे वाला फेस, आगे वाला फेस, ये फेस, ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, यही हम लोग का होता है। सबको हम लोग मिलाएं अगर, सबको हम लोग अगर मिलाएं, सबके सेंटर को, ये एटम है के सेंटर को अगर हम लोग मिलाएं, जो कि पहले भी मिलाए थे हम लोग, तो कुछ इस तरह का फिगर बनता है। ये आपका स्क्वायर बनता है। ये 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 और ये चारों फेस मिलके, 4 एटम यहाँ पर मिलकर एक स्क्वायर का फॉर्म करते हैं। नहीं, ये इसके ऊपर से आता है और ये इसके नीचे से आता है। तो हम बताए थे कि यहीं पर कहीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। ध्यान रखना, 6 एटम जब टच में आते हैं, 1 2 3 4, एक ऊपर से 5 और एक 6, 2 एटम जब टच में आते हैं, नहीं जब 6 एटम सब नज़दीक रहते हैं जबकि सटे हुए ही हैं, नहीं तो यहाँ पर कहीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो ये जो रेड वाले हैं ये सब क्या है हमारे? Cl-, ये सब क्या है हमारे? Cl- है। ये सब हमारे क्या है? Cl- है। ये सब हमारे क्या है? Cl- है। ध्यान रखना है, ये सब आपस में सटे हुए हैं भाई, दूर दूर दिखाया गया है लेकिन सब आपस में सटे हुए हैं। और यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका रहता है कौन? Na+। तो इस फिगर से भी आपको क्लियर समझ में आएगा कि एक Na+ जो है वो 6 फेस के सेंटर के Cl- को टच करते हैं। तो बॉडी के सेंटर पर जो एक Na+ है, नहीं वो Na+ कहाँ उपस्थित है? ये कौन क्या चीज है? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। यहाँ पर क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, नहीं और ये कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आयनों के चिपकने से बनता है? तो 6 आयनों के चिपकने से बनता है। और उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन उपस्थित है? Na+। तो एक Na+ को जो कि सेंटर पर है, बॉडी के सेंटर पर, उसको कितने Cl- टच कर रहे हैं? 6 Cl- टच कर रहे हैं। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई पूछता है कि Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये बॉडी सेंटर वाला जो है उसको भी आप ऐसे बता सकते हो। ध्यान रखना है, आप देख सकते हो इस चीज को। चलो, तो यहाँ से सब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग ध्यान रखें, इसीलिए कहा जाता है, इसलिए NaCl क्रिस्टल में, इसलिए NaCl क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात जो आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का जो अनुपात आता है वो कितना आता है? 6:, ये ध्यान रखना होगा। तो NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात आता है 6:6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि एक आयन को कितने दूसरे आयन टच करते हैं, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, इसलिए अनुपात क्या होगा? 6:6 होगा। वही हम लोग को यहाँ से समझाया गया। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब एक दूसरा पॉइंट आते हैं।
देखा जाए, जैसे मान लो हम यहाँ से निकालते हैं, बड़ा ही देखो, ये हम लोगों का एक दिया हुआ है यूनिट सेल, ठीक है। अब इस यूनिट सेल में हम लोग मान लेते हैं कि जैसे आप समझते हो कि यहाँ पर आपका देखा जाए, इस यूनिट सेल में आपको यहाँ पर Cl माइनस होता है कॉर्नर पर, ठीक है। यहाँ पर Cl माइनस होता है कॉर्नर पर। तो हम लोग कॉर्नर पर ये जो दिखाते हैं, एक्चुअली ये क्या है, एटम का सेंटर होता है ये। नहीं, एटम जो होता है वो तो हम लोगों का कुछ बड़ा होगा, ध्यान रखना है। कुछ इस तरह से सर्किल मान लो हम लेते हैं, देखा जाए यहाँ पर एटम का देखा जाए तो ये एटम इस तरह से कुछ, यहाँ पे एटम का सेंटर होता है, ध्यान रखना है। इस तरह से आपका एटम का सेंटर होता है। आप इसमें से और निकाल लो, देखा जाए हम लोग चाहें अगर तो इसको और बड़ा भी कर सकते, ठीक है। अब फेस सेंटर हम पहले ही पढ़ाए हैं, आप पीछे वाला रिवीजन कीजिएगा। तो फेस सेंटर में एक कॉर्नर का एटम दूसरे कॉर्नर के एटम को टच नहीं करता है, एक कॉर्नर का एटम दूसरे कॉर्नर के एटम को टच नहीं करता है, ऐसा पढ़ाया गया है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि इन दोनों के बीच में ये हम लोग का क्या है, एज है। ये हम लोग का क्या है, किनारा। ये जो है हम लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्यूब का किनारा है। का लंबाई हम लोग जनरली क्या मानते हैं, ए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लंबाई है वो लंबाई हमारा क्या है, ए है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी क्या है, ए है। अब इन्हीं के बीच में यहाँ पर एक सर्किल, दोनों के बीच में यहाँ पर आपका रहता है कौन, Na+, ध्यान रखना है। हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं कि ये जो है बड़ा वाला आयन, ये है आपका Cl-, ये भी है Cl-, और बीच में कौन आ गया, बीच में आ गया आपका Na+, जो एज के सेंटर पर रहता है। आप पढ़े हैं कि Na+ Cl- जो होता है वो कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पर होता है, तो हम बस अभी कॉर्नर की बात कर रहे हैं। तो Cl- जो है वो कहाँ है आपका, कॉर्नर पर। ये Cl- भी कहाँ है, कॉर्नर पर है। नहीं, और जो Na+ होता है वो तो इन दोनों के द्वारा जो वॉइड बनाया जाता है वहां रहता है। नहीं, तो कहाँ कहाँ रहता है Na+, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ बनते हैं, तो एज के सेंटर पे बनते हैं और बॉडी के सेंटर पे बनते हैं। तो इस एज का सेंटर ये वाला है, तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट रहेगा, Na+। नहीं, वह इसको भी चिपकाए हुए है और इसको भी चिपकाए हुए है। इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस और इस पर माइनस, तो इस प्लस चार्ज के कारण दोनों माइनस आपस में सटे हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हम लोग वही दिखा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर 2 Cl- ले लिए और इनके कारण जो यहाँ पर खाली स्थान बचा, उस खाली स्थान पर हमारा कौन आ गया, Na+ आ गया। ये हो गया। तो जो Cl- है ये आपका क्या है, बड़ा आयन, बड़ा आयन है, ध्यान रखना है। ये भी आपका क्या है, बड़ा आयन है। और ये जो है आपका Na+, ये क्या है, छोटा आयन है। ये आपका छोटा आयन है। अब हम लोग को देखा जाए तो जो बड़ा वाला आयन है ये आपका कौन है, तो ऋण आयन। अब इसका रेडियस कितना होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस बड़े वाले एटम का रेडियस होगा। तो इसको हम ऋणायन है तो इसको R- मान लिए, ठीक है। चलो, ये भी बड़ा वाला एटम है तो इसका रेडियस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान रखना है। तो इसके रेडियस को भी हम मान लिए R-, क्या मान लिए हम लोग, R-, ठीक है।
अब ये छोटे वाला एटम है, तो छोटा वाला एटम क्या है भाई, तो कि ये केटायन है, तो इसका रेडियस हम मान लिए R+, और ये भी क्या हो जाएगा R+, ध्यान रखना है, ठीक है। तो R यानी रेडियस, और प्लस का मतलब केटायन यानी कि धनायन, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है वो तो A है, नहीं, अगर क्यूब के एज लेंथ की बात करें, किनारे की लंबाई की बात करें, तो वो कितना है A है, और रेडियस कितना है भाई, सब रेडियस को जोड़ दो, तो देखो तो यहां से तुम अगर लिखोगे तो A बराबर तुमको क्या निकल जाएगा, तो यहां से यहां तक A है और A बराबर क्या निकल जाएगा, तो यहां से देखो R- और ये R-, 2R- प्लस, ये देखो तो R+ और R+, तो क्या आ जाएगा 2R+, ध्यान रखना है। यानी यहाँ से एक रिलेशन मिल रहा है, A बराबर, अगर 2 कॉमन निकाल दें तो R- प्लस R+, ये एक हम लोग को रिलेशन मिल गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये जो है हम लोगों का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, इस पे आधारित हम लोग का न्यूमेरिकल आता है, तो उसको ध्यान रखना होगा। तो अगर FCC है, NaCl आपका FCC स्ट्रक्चर है, तो FCC स्ट्रक्चर में एज लेंथ नहीं और रेडियस ऑफ केटायन और एनायन के बीच में कुछ ये रिलेशन हम लोग का आता है। सबका मतलब आप लिख लोगे, यहाँ पर A का मतलब क्या है, तो क्यूब के किनारे की लंबाई, क्यूब के किनारे की लंबाई, ये हो जाएगी क्यूब के किनारे की लंबाई, और दो तो संख्या है R-, तो R- है ऋणायन की त्रिज्या, R- है ऋणायन की त्रिज्या, लिख दिया गया, और R+ जो लिखा गया है ये है आपको धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। तो इस तरह से एक और रिलेशन हम लोग को ये भी ध्यान में रखना होगा, तब जाके हम लोग को समझ में आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग आ जाए, दूसरे पॉइंट पर हम लोग आ जाए, तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना है कि ये FCC है, ये आपका क्या है FCC है। हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, NaCl, नहीं तो इसके बारे में आप जानते हो, कोई पूछ दिया कि भाई इसका पैकिंग इफिशियंसी बताओ, तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, संकुलन क्षमता हम लोग पढ़ा चुके हैं, नहीं तो इसका पैकिंग इफिशियंसी कितना आता है 74% आता है, और इसका वॉइड हम निकालेंगे तो वॉइड्स कितना आता है, तो 100 - 74 करते हैं, तो वो हम लोग का कितना आता है 26% आता है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से NaCl के बारे में हम मोटा मोटी आपको कुछ पॉइंट्स बताए, ठीक है। तो अब NaCl टाइप के ही, NaCl टाइप के ही आपको कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो NaCl टाइप के ही होते हैं, ठीक है। तो हम NaCl का पढ़ लिए, तो इसकी तरह कौन कौन से और भी मॉलिक्यूल हैं, कौन से ऐसे आयनिक सॉलिड हैं जो NaCl प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग अगले क्लास में आपको डील करेंगे, ठीक है। आज के क्लास से पहले इतना आप रिविजन कर लीजिए, तो अगले क्लास में हम लोग NaCl टाइप के जो सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड, उनका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप इसको देख लेंगे, कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमसे डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, हम आपको बताएंगे, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, ओके।